मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी इतनी श्योर क्यों है कि नून लीग जो है वो इक़्तिदार में आने वाली है? क्या उन्हें कहीं से कोई यकीन दहानी कराई गई है या फिर जो फजा बन रही है उससे वो ये एज्यूम कर रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जो बिलावल के स्टेटमेंट्स हैं पिछले 2 महीने से, वो सारे जो हैं वो फोकस्ड हैं। एक चीज़ को उन्होंने टारगेट किया हुआ है और उसके ऊपर वो तसलसल के साथ बयानात जारी कर रहे हैं, जलसों से खिताब कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उनका हदफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो समझते हैं कि इस वक्त इंतखाबी मैदान में उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग कह लीजिए या सबसे बड़ी कह लीजिए, जो भी लफ्ज़ मुनासिब हो, सियासी जमात जो है वो मुस्लिम लीग नून है। क्योंकि पीटीआई का तो जो हाल हो चुका है वो सबके सामने है और जो नए धड़े बने हैं वो, चूँकि उनका पहला इलेक्शन है, वक्त बहुत कम है, इसलिए वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस तरह से बाकी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो एक तवील अरसे से इस मैदान सियासत में हैं वो कर पाएंगी। एक तो यह है। दूसरी बात यह कि वो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है कि बेटा जो है वो कुछ कह रहा है, बाप कुछ कह रहा है, लेकिन वो तसाद इतना बड़ा है, इतना यानी वसी है कि वो कैसे फिर एक पेज पर आएंगे, मुझे इसकी समझ अभी नहीं आ रही है। मिसाल के तौर पे तजाद है आपके ख्याल में कि, और ये काफ़ी गहरा तजाद जी, है। मैं वही उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा कर देते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ये तय हो चुका हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ होंगे। पहली बात तो ये कि मैं एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न पूछना चाहता हूँ उनसे कि ये कितना रिलायबल आपका सोर्स है, और अगर ऐसा है तो फिर तो इस सारे ड्रामे की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपनी जर्नलिस्टिक हिस्स का इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं तो फेवरेट्स तो हमेशा रहे हैं, ये तो हमारी सियासत का एक लाजमी हिस्सा है। और जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये हो नहीं सकता कि जीतने वाली पार्टी से या मेन स्ट्रीम पार्टियों से एस्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक ना हो। ये कभी हुआ नहीं है, किसी भी मुल्क में नहीं होता है। लिहाजा फलां अगर फलां से मिला है, मिसाल के तौर पे ये इल्ज़ाम था कि जी ये मरीम नवाज से मिल लिए हैं निगरान वज़ीर आज़म साहब, तो निगरान वज़ीर आज़म साहब तो बहुत सारे लोगों से मिले हैं, मौलाना फजल रहमान से मिले हैं, बलूचिस्तान जाके बहुत से लोगों से मिले हैं, अभी भी मिल रहे हैं। तो ये जो जवाज़ है ये काफ़ी नहीं है ये अस्यूम करने के लिए या ये एतमाद के साथ ऐलान कर देने के लिए कि नवाज शरीफ ही अगले प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप देखें मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो गार्डेड भी हैं और सेंसेबल भी है। मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह ने आज कहा कि हम तो ये तवक्को कर रहे हैं कि सादी अक्सरियत के साथ हम हुकूमत बना पाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए 2-3 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़ेर बहस है आजकल। कौमी हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब नया नहीं है। आपको पता है हर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हर दौर में कहा कि एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरी है इत्तेहादी हुकूमत, जिसका तजर्बा अभी हाल ही में हम कर चुके हैं, और तीसरी है इत्तफाक़ राय की हुकूमत। 3 कॉन्सेप्ट्स ना। तो इन कॉन्सेप्ट्स में से जो सबसे करीब लगता है कम से कम हमें, वो ये है कि ये एक नेशनल गवर्नमेंट किस्म की गवर्नमेंट बन जाएगी जिसमें 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज इकट्ठी होंगी, एंड दैट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नवाज। और बाकी सब का तजुर्बा हो चुका है, एक कौमी गवर्नमेंट का तजुर्बा होने वाला बाकी है। करेक्ट। अब उसमें यह है कि नहीं, वो तजर्बे भी हुए हैं लेकिन बहुत कामयाब एक्सपीरियंस नहीं है हमारे यहाँ। मिसाल के तौर पे हाल ही में आपने देखा कि इमरान खान साहब की पीटीआई की जो हुकूमत थी उसमें अपने मुतहदा MQM जो है वो और मैंगल साहब की पार्टी ये हिस्सेदार थे, मगर चूंकि उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, चूंकि उस तरह की सियासत नहीं हुई, इसलिए वो छोड़ गए। तो वो तो यही राय की गवर्नमेंट। करेक्ट, यही हाल है। ये जो अभी इत्तेहादी हुकूमत हमने देखी इसमें मुख्तलिफ पार्टी 13 पार्टियां भाई इकट्ठी अगर हुकूमत कर सकती हैं 16 महीने, उस वक्त तक तो नहीं बोले थे ना हमारे भाई बिलावल जरदारी साहब, क्योंकि खुद वज़ीर ख़ारजा थे, और हमने वो वीडियो भी दिखाई थी जिस तरह का कॉम्प्लीमेंट उन्होंने पेश किया था शहबाज शरीफ साहब को। एनीवे, तो ये लोग उनसे पूछेंगे, सवाल उठेंगे ज़रूर कि कल आप क्या कह रहे थे, आज आप क्या कह रहे हैं, इसको भी छोड़ दीजिए। देखिए, बुनियादी तौर पर दोनों ही बड़ी जमातों को ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के जिस सूबे में चाहे, जिस इलाके में मसलन आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वो जाके वहाँ सियासत कर सकते हैं। जो पीपल्स पार्टी की सियासत का जहाँ तक ताल्लुक है, 3 दफ़ा वो हुकूमत में आ चुकी है और तीनों मरतबा वो हुकूमत में आए थे क्योंकि उनकी पंजाब में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ये आपको याद है, हमने तफसील के साथ इसका जिक्र भी किया था कि भुट्टो साहब हु वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री, पूरे मुल्क के लीडर थे वो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पंजाब में बेहतर परफॉर्म करना पड़ा था टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। फिर बेनज़ीर साहब ने यही एक्सपीरियंस किया, फिर उसके बाद जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई यूसुफ रज़ा गिलानी, तब भी यही हुआ।
इसी तरीके से अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नवाज की भी हुकूमत जब भी बनी है मरकज़ में, अब तो वो चौथी दफ़ा तवक्को कर रहे हैं ना बनाने की, 3 हुकूमतें पंजाब की परफॉर्मेंस के बलबूते पर मिली थी। इसीलिए वो राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम तवक्को कर रहे हैं कि 120 से 125 सीटें हमें अगर यहाँ से मिल जाएं तो फिर हम घर से तकड़े होकर निकलेंगे। इशारा उनका भी इसी तरफ है कि अगर हम यहाँ परफॉर्म करेंगे तभी हमारा हक बनेगा ये कि हम हुकूमत कर सकें। ये तो हो गया। लेकिन इसमें परफॉर्म करने वाली बात है तो परफॉर्म तो करने वाला वक्त गुजर चुका है ना, वो जो 16 महीने थे। करेक्ट, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। उस वक्त उनको चाहिए था कि हुकूमत भी करते और अपनी सियासत भी करते। अपना जो नाराज जयाला है या मुस्लिम लीग नून के जो नाराज वर्कर्स हैं बिकॉज ऑफ देयर 16 मंथ्स गवर्नमेंट, उन सबको इकट्ठा करते, उन सबको मोटिवेट करते, उनको रीएक्टिवेट करते। वो वक्त उन्होंने कर दिया ज़ाया। एनीवे, अब आगे जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो हमारी इंतखाबी सियासत का हिस्सा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बयानिए बनते रहते हैं और बदलते भी रहते हैं। सो इसको हम हरफे आखिर नहीं समझ सकते, जो कुछ भी पीपल्स पार्टी कह रही है या जो कुछ भी नवाज शरीफ कह रहे हैं। ये तो पार्टियों के दरमियान की बात होगी ना, लेकिन अब मैं आती हूँ ये आसिफ जरदारी यानी एक विद इन अ पार्टी भी हमने देखा है कि मौक़िफ़ बदलते रहते हैं, लेकिन इन दी एंड जो है वो एक प्रिवेल करती है वो चीज़ जो उस पार्टी का जो कायद होता है वो जो एंडोर्स कर रहा होता है। देखिए लेकिन अभी इस वक्त जो जरदारी साहब हैं वो इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं। पार्टी पॉलिसी क्या है इस वक्त, इसमें लोग मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। 2-3 दफ़ा ये बात आजमाई जा चुकी है। अगर आपको याद हो, लियारी के अंदर बिलावल साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें अल्ताफ हुसैन को धमकी दी थी कि मैं देख लूँगा तुम्हें और ये वगैरह वगैरह। तो उसके फ़ौरन बाद जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि बिलावल अभी इमेच्योर है, वो इस तरह की जज्बाती गुफ्तगू कर सकते हैं। याद है आपको? बिल्कुल याद है। तो मतलब कहने का ये है कि वो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो मैंने पहले गुड कॉप बैड कॉप की बात आपको की, ये भी अपनी जगह किसी हद तक ठीक है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि प्रवेल वही करेगा पार्टी में जो जरदारी साहब चाहेंगे। चाहे वो टिकटें देने का मसला हो, चाहे वो पार्टी की पॉलिसी मैनिफेस्टो बनाने का मसला हो, हरफे आखिर आज भी जरदारी साहब हैं और अभी एक तवील अरसे तक जरदारी साहब ही रहेंगे। जो बिलावल साहब ने मशवरा दे दिया कि सियासतदान सीनियर जो हैं वो अब घर बैठ जाएं, तो अब वहाँ से मुतालबा हर तरफ से ये आ रहा है कि पहले तो अब्बा हजूर को बिठाए ना घर, चुके वो भी 70 से अबव हैं। लेकिन वो अपनी एक अगर मैं याद करूं तो ये कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि इस तरह के जो आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो है वो ये सोच समझ कर फैसले लें, क्योंकि आगे जो सियासत है वो हमें मुझे और मरियम को करनी है। करेक्ट, वो वक्त आने नहीं देना। वो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको 35 साल से पहले वज़ीर आज़म बना दिया जाए, मरियम को भी इसी तरीके से वक्त से पहले। मतलब है यू हैव टू ग्रेजुएट। अब आप देखिए सीनियर सियासतदानों की नजर लगाइए अपने इर्द गिर्द और पूरी दुनिया की लीडरशिप में, आपको लीडरशिप प्रॉपर लीडरशिप मिलेगी ही 70 से अबव में। वो चाहे इंडिया है विच इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो अमेरिका है, कोई भी है। मतलब है सीनियर लोग जो हैं जो इस पूरी चक्की पीस के आए होते हैं, उन्हीं को पता होता है कि पल्स क्या है, उन्हीं को पता होता है कि लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्या हैं, किस मुल्क से ताल्लुकात की नौयत क्या है। ये तय करने के लिए आपके पीछे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो बुखारी साहब एक ये भी कहा जा रहा है, जो मुख्तलिफ तज्जियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है सादा अक्सरियत के साथ ही, जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इत्तेहादी गवर्नमेंट बनेगी जिसका बहुत ज़्यादा जो है वो खदशा तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, जिसका एहतमाल है कि हो जाएगी, ठीक है, इम्कान है, तो इम्कान पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेटर वर्ड है। अच्छा बुखारी साहब, तो अगर ऐसा होता है कि कोई इत्तेहाद बनता है इनका आपस में, तो फिर जो है वो जरदारी साहब लीड करेंगे उनके साथ चलने के लिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये ऑपोजिशन में बैठते हैं पीपल्स पार्टी, तो फिर बिलावल भुट्टो का जो मुजाहमती रवैया है वो प्रिवेल करेगा। देखिए, तो इसमें ये किस हद तक मैं गुजारिश करूँ आपको, पहली बात तो है कि जिस इम्कान की आपने बात की है उसको नून लीग की तरफ से आप हतमी समझें, क्योंकि शहबाज शरीफ इज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग सेड कि हम तो जी कौमी हुकूमत बनाएंगे, मिलकर हुकूमत बनाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है ना, यही बात नवाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कही और यही बात वो तसलसल के साथ अब भी कह रहे हैं। यानी नून लीग गवर्नमेंट बनाएगी तो वो सबको साथ लेके, वो कहती है मैं सबको साथ लेके चलूंगी, और ऑब्वियसली जिसकी जितनी पार्टी होंगी, जितना जुस्सा होगा, वो कहते हैं ना हिस्सा बकदरे जुस्सा, उतना ही उसको हिस्सा भी मिल जाएगा उसमें से। लेकिन एक और बात जो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कही जा रही है, पीटीआई भी कहती है और कुछ इंडिपेंडेंट जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो भी कहते हैं कि देखें जी कितनी बर्क रफ्तारी के साथ जो केसेस हैं नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो ख़त्म हो रहे हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ साहब को भी वो आशियाना में से रिलीज़ कर दिया गया। देखिए गुजारिश ये है कि ये बहुत ही कसम पुरसी की सूरत हाल है। अहद चीमा एंड फवाद हसन फवाद दो मिसालें हैं। सियासतदानों को छोड़ दीजिए, उनको आपने एक को 2 साल एक को 2.5 साल के करीब जेल में रखा और अल्टीमेटली
उन्हीं के दौर में अदालतों ने यह कह के छोड़ दिया कि इनके खिलाफ कोई शवाहद नहीं है। ये दुरुस्त है? अब आप मुझे बताइए कि वो 2 से 2.5 साल जो है वो उनकी जिंदगियों के कौन वापस लेके आएगा? फवाद हसन फवाद ने भी नौकरी छोड़ दी, आज चीमा ने भी नौकरी छोड़ दी। अब आ जाइए अब नवाज शरीफ की तरफ। देखिए, नवाज शरीफ साहब के साथ जब आपने उनको नाअहल करना था, आपके पास जो पटिशन थी जिसको आपने बुनियाद बनाई थी, पनामा पेपर्स, उसके अंदर उनका नाम ही नहीं था। लेकिन पनामा को बहाना बना के आपने उनको नाअहल किया अकामा पे, जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। पहली दफा हुआ कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उनको जब यानी अपने असासों में दिखाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने नहीं ली बट वो डिलीवरेबल थी इसलिए आप नाअहल है। तो ऐसे केसेस को कहाँ ठहरना चाहिए? बुखारी साहब, सियासतदान तो हमेशा इस चीज का शिकार रहे हैं, लेकिन अभी जो आहत चीमा और फवाद हसन फवाद का जो आपने जिक्र किया, तो इन पर जो केसेस जब बनाए गए या जिन्होंने बनाए और जब बाद में ये साबित हो गया कि उन पर उनका वो उससे बरी जिम्मा हो गए, उन पर कोई उसका एलिगेशन नहीं लगा, वो इल्जामात साबित नहीं हुए, तो उसके बाद इस चीज का भी तो जायजा लेने की जरूरत है कि जो उन पर केस बना रहा है, जो तो वो उनके उन 2 साल का कम से कम अजाला इस सूरत में तो किया जाए कि उनको कटहरे में खड़ा किया जाए। काश हमारे मुल्क में ये हो सकता। आपने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया है कि कानून की धज्जियां बखेरने वाले, कानून को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने वाले, कानून के तहत नाइंसाफी की बुनियाद रखने वाले लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर जो चेयरमैन नैब थे, उनके खिलाफ एक वीडियो आई, आपने देखा उसने क्या तमाशे लगाए, फिर क्या क्या उन्होंने नहीं किया है। हैविंग सेड दैट, देखिए दूसरी बात जो एक और सेन वॉइस जिसको मैं कहूँगा वो इरफान सिद्दीकी साहब है। उन्होंने आज ही अपने रिएक्शन में कहा, रद्द-ए-अमल जो दे रहे थे बिलावल भुट्टो की तकारीर के ऊपर ख़ास तौर से, उनका कि वो अभी बचपने का, यानी उनका ये तो शायद अल्फाज नहीं थे उनके, लेकिन ये कि वो इमेच्योर्ड स्टेटमेंट्स हैं। हाँ, जरदारी साहब जो है वो ढंग की बात करते हैं, तो हम भी इंटरैक्ट भी जरदारी साहब के साथ ही करेंगे, बिकॉज ही इज़ द मैन हू कॉल्स द शॉट, यानी वही हैं जो फैसले करते हैं। हैविंग सेड दिस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ख्याल ये है कि ये अभी हमें कुछ देर और सुनते रहना पड़ेगा। क्लोज टू 8 फरवरी आप देखिएगा कि ये बयानियाँ तब्दील होकर क्या नया रंग इख्तियार करते हैं, और 8 फरवरी के बाद हुकूमत कैसे बनती है, उसमें कौन कौन शामिल होता है। लेट अस वेट फॉर ए व्हाइल। चलें, ये भी वक्त करीब है बुखारी साहब। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और गजा और इसराइल में इस वक्त क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।